हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरस्वती क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज यानी 3.6 का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने लास्ट की एक्सरसाइज में पढ़ा है, उनमें हमने सॉल्यूशन करे हैं। लास्ट 3 एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशन करे। सबसे 3.3 में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम मेथड सारे पढ़ चुके हैं, बट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई तरीके की इक्वेशंस। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन हमने पहले पढ़ी उनके जैसे नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा या हमें दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा इसको। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। बच्चे शुरुआत करने वाले हैं हम अपने एग्जाम्पल्स से। जैसा कि आपको हर बार पता है कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपके आगे और उन एग्जाम्पल्स को ईजी वे में आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से इस एक्सरसाइज के भी सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल जो 17 है उसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। अब जैसा कि आपको मैंने पहले ही बोला था, ये इक्वेशन थोड़ी नई है, अलग तरीके की इक्वेशन है। हमेशा हमें x ऊपर मिलता था, इस बार x क्या है, x नीचे आ गया। तो इस केस में क्या करना है, आपको इसमें लेट करना पड़ेगा। और लेट क्या करेंगे, लेट आपको करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर और इसके अंदर हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है। अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट 1/x = a, ठीक है। कॉमन क्या नज़र आ रहा है इस दोनों में, 1/x। और यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1/y = b, ठीक है। तो ये हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो जो हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह a और b को रख देते हो। देखो आप इस a की जगह पर आप u और v यूज़ कर सकते हो, आप इसी जगह p और q भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है ना, ये आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी यूज़ करो। मैं हमेशा a और b यूज़ करता हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही a और b यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए तो इस इक्वेशन को देखें। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 × में 1/x + 3 × में 1/y = 13। तो आप देखो कि 1/x को आपने क्या लिया हुआ है, a लिया है ना। तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे आप 2a + 3b = 13। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब मैं बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन की। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 5 × में 1/x - 4 × में 1/y = -2। तो इसको अगर ध्यान से देखें, 1/x यानी 5a - 4b = -2, और ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। तो यहाँ तक का काम अगर आपने कर लिया, उसके बाद का काम इजी है। वही काम करते हैं जो हम हमेशा बाकी इक्वेशंस के साथ करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका आपके ऊपर है, आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किससे करते हो, वो आपकी इच्छा है। भाई मुझे आसान लगता है एलिमिनेशन, तो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ। और एलिमिनेशन के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे किसी एक का कोफिशिएंट, चाहे वो a का कोफिशिएंट हो चाहे वो b का कोफिशिएंट हो, एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं a का अगर इक्वल करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं a का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर किससे करूँगा बच्चों, 2 से। आप चाहो तो दूसरा चीज़ यानी b का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। तो क्या करोगे, तब आप देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, 3, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी इच्छा है, आप जिस मर्जी से करना चाहो। मैंने a इक्वल कर लिया है, तो क्या करते हैं इसको, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10a प्लस में 15b = 65। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 10a माइनस में 8b = -4। और इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस प्लस। तो ये खत्म हो गया, ये बन गया आपका मल्टीप्लाई। तो 23b = ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69, ठीक है। और यहाँ से देखें तो 20, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69/23, और यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी b की वैल्यू आ गई 3।
ठीक है। अब इस b की वैल्यू 3, यानी जो b की वैल्यू हमारी आई है b = 3 को, इसको पुट कर देते हैं हम इसमें किसी इक्वेशन में। आप चाहो तो जहाँ मर्जी यहाँ भी पुट कर सकते हो किसी में, बट यहाँ मुझे आसान लगता है कि ये वाला आसान होगा, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यानी 2a + 3 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 3 = क्योंकि मैंने ये वाली पुट की है, ठीक है, ये = 13, तो 2a = 13 - 9, 2a = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, दोनों चीज़ें मिल गई आपको। अब क्या करोगे, अब आप वैल्यू को रख दो यहाँ पर। हमें a और b की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी, हमें चाहिए थी x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू के लिए क्या करें, तो ये देखो, अगर 1 में x = a था, ठीक है, तो 1 में x = 2/1 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 = 2x हो गया, ठीक है, तो 1/2 = x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हाफ। ऐसे ही 1/y = कितना था, देखो b, अगर ये b था तो 1/y = b की वैल्यू कितनी आई है 3/1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई, 3/1। जब है ही नहीं कुछ उसके नीचे तो हम क्या लिखेंगे, उसको 1 ही लिखेंगे। चलिए इसको करें तो 1 = 3y, तो 1/3 = y, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कई और भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आते रहेंगे कि कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसी तरीके से हम लेट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये हमारा 18 क्वेश्चन है, 18 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जैसे जैसे आप इक्वेशंस आगे करते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कि हमें लेट क्या करना होता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों पार्ट्स में, भाई वाई वाले पार्ट की नहीं बात कर रहा मैं, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, मतलब x को लेके क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखो 1 में x - 1, यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है। तो इस केस में क्या होता है, हम जो लेट करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं 1 में x - 1 = a, क्योंकि कॉमन पूरा एज इट इज नज़र आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे 5 है या 6 है, बट नीचे देखो, नीचे बिल्कुल सेम है, तो 1 में x को हम क्या मानेंगे, 1/x - 1 को हम a मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो 1 में y - 2 = हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में और भी थोड़ी अलग चीज़ें पूछी जाएंगी, अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको कुछ मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में ये होगा नहीं, अभी यहाँ पर तो नहीं मिलेगा आपको 2 टाइम्स x - 1 लिखा हो और ये -3 में y - 2 हो और ये 1 हो। तो ऐसे केस में आप देखो इसमें और इसमें भी कॉमन क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है 1 में x - 1। ये तो आपको 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ रहा है, ठीक है, बट इसको हम लेट के अंदर काउंट नहीं करते। हमें जो कॉमन नज़र आएगा पहली वाली टर्म्स में, हम उसी को क्या मानेंगे, उसी को हम a मानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम लिख सकते हैं इसको 5a + b = 2। ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो देखो ऐसा करते हैं, इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू में 1 में x - 1 प्लस में 1 में y - 2 = 2। तो इसको क्या लिखोगे 5 और ये क्या a + b = 2। समझ में आया भाई। उसी तरीके से मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए करूँ तो क्या होगा 6 इंटू में 1 में x - 1 और माइनस का 3 इंटू में 1 y - 2 = 1। तो कितना हो जाएगा 6a प्लस कितना होगा, प्लस नहीं है माइनस है, -3b = 1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको कोई एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो अगर देखो इन दोनों इक्वेशन में एक है 5a + b = 2 और एक है 6a - 3b = 1। अब अगर आप इजी देखो, सोचो अगर आप, तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो b का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। साइन अपोजिट रहेगा पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस हमें यही करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 15a + 3b = 6 और ये एज इट इज 6a - 3b = 1। आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। देखो जब भी साइन अगर सेम आते हैं, ठीक है, सेम साइन होते हैं तब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, बट अगर साइन अपोजिट आ जाए और कोफिशिएंट इक्वल हो तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। तो ऐड में ये खत्म हो जाएगा, ये जाएगा 20
1 a इज इक्वल टू 7। यहाँ से अगर देखो तो क्या आ जाएगा 21a इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7/21 यानी 1/3 आपको a की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से आपको a की वैल्यू तो मिल गई 1/3। अब इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू में 1/3 माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया 2, तो 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इसको उधर और इसको उधर करें, ठीक है। इसको माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, इसको उधर, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 3b। तो आप साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 इज इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ रख दो। अब इसका यूज़ आएगा। लेट क्या किया था आपने लेट किया था कि 1 में x माइनस 1 इज इक्वल टू a होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 1 में x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू देखो कहाँ ये रही 1/3। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, इसको इधर भेजो तो 4 इज इक्वल टू x। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। चलिए अब y की वैल्यू देखें तो 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो 1 में y माइनस 2 इज इक्वल टू b था, और 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या आई है 1/3 आई है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, इसको इधर भेजो तो 5 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब हमारे पास और भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि वो कैसे हुए, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 19 एग्जाम्पल। ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझानी है, इसलिए मैंने ये करा रहा हूँ। मैं वैसे वर्ड प्रॉब्लम अलग एक क्लास लेता हूँ, पर कोई बात नहीं, इसमें समझा देते हैं। देखो यहाँ दो चीज़ यूज़ होती हैं, क्या, एक तो है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, और हम किस तरीके से इसमें लेट करते हैं और क्यों लेट करते हैं वो बताता हूँ आपको। देखो जब मान लो रिवर फ्लो होती है, तो रिवर फ्लो होने का मतलब ये नहीं है कि नीचे जा रही है रिवर, है ना। अगर हम अर्थ को देखें तो हमें बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है। अगर रिवर मान लो इधर फ्लो करती है और आप उसके अंदर, समझना ढंग से, अगर आप उसके अंदर रिवर के अंदर कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है, या कॉर्क जो भी होती है ना, क्या नाम है, फॉर्म वगैरह, अगर आप उसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है, जो रिवर की स्पीड है, मान लो रिवर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किस स्पीड से जाता हुआ नज़र आएगा, ये इसकी स्पीड भी आपको नज़र आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवर के अंदर जाने के बाद में मूव नहीं कर रहा, तो रिवर की जो स्पीड होगी वही स्पीड उस ऑब्जेक्ट को मिलेगी। ये बात समझ में आई। चलिए अगर ये ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड भी हो, जैसे बोट है, ठीक है, अगर बोट इसके अंदर, अगर एक बोट है और बोट इसी डायरेक्शन में चलती है, कितने की स्पीड से, तो इसकी स्पीड में मान लेता हूँ, इसकी मान लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, अब ये होगा कि जो रिवर की स्पीड थी वो तो उसको मिल रही है, साथ में इसकी अपनी स्पीड भी मिल रही है। तो इस केस में इसकी ओवरऑल स्पीड, जो बैंक ऑफ द रिवर पे कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है उसको कितनी नज़र आएगी, इसको लगेगा कि ये बोट जो जा रही है वो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर हमारी जो बोट की स्पीड है वो प्लस में रिवर की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं। और जब ऐसा केस होता है तो इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। यानी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी फ्लो करेगी तो ऐसे में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इसके अपोजिट रिवर का फ्लो इधर है और बोट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, तो ऐसे में हम बोलते हैं इसको अप स्ट्रीम। अब एक बात और सुनो, ये जो स्पीड है ये है हमारी बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रिवर को रोक दूं, सुनना ध्यान सुनना, अगर रिवर को रोक दूं मैं, अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही है उस टाइम पे बोट की स्पीड 20 होगी, है ना, मैंने क्या बोला, बोट की स्पीड 20 है, तो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। और अगर मान लो फ्लोइंग वाटर में बात कर रहे हैं तो ये स्पीड है, तो इसी को हम बोलते हैं
डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इतना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपका 20 हो जाएगा, और ये 10 आपका क्या आ जाएगा, रिवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसे इसी के केस में अगर मैं ये लेता हूँ तो इस केस में क्या होगा भाई, रिवर तो इस डायरेक्शन में कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और बोट इस डायरेक्शन में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो आप बताओ, खुद ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकली सोचो अगर कि ये 20 की स्पीड से पीछे जाना चाहेगी पर 10 किलोमीटर की स्पीड से आगे भी चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल अगर स्पीड देखी जाए तो आपको क्या लगेगा, 10 किलोमीटर स्पीड आपको लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में ये जो है ये क्या है, ये आपकी है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, बट इसकी एक्चुअल स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी हो जाएगी, वो तो 20 ही रहेगी ना। अगर वाटर को रोक दें तो ये बोट इधर कितनी स्पीड जाएगी, 20 की स्पीड से जाएगी। तो वही स्पीड इसकी क्या है, बोट की स्पीड है, वो भी स्टिल वाटर में, और बोट की रिवर की स्पीड कितनी है, वो 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेट करते हैं। अब एक बार और मैं थोड़ा मिटा के दोबारा समझा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाए थोड़ा और अच्छे से। तो मैंने आपको कहा कि रिवर की स्पीड मैंने ले ली है 10 किलोमीटर पर आवर, और एक बोट है जिसकी स्पीड इसी डायरेक्शन में है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ कि बोट की जो ओवरऑल स्पीड हो जाएगी किसमें, डाउनस्ट्रीम में, वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम होगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी बोट की इन स्टिल डाउनस्ट्रीम। अच्छा, दूसरी जो बोट है, इस बोट की अगर मैं बात करता हूं तो ये बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, और आपको पता है कि इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ओवरऑल स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस में 10, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात सुनो, क्या कि अगर बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से कम हो तो क्या होगा, बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से कम हो तो क्या होगा। देखो इस केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, कि ये है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और बोट की स्पीड मान लो हो जाए 5, तो डाउन स्ट्रीम में तो आपको नज़र आ रहा है कितनी हो जाएगी स्पीड, 15 हो जाएगी। पर अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में इस डायरेक्शन में ये 5 से जा रहा है और इधर ये 10 से जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड देखी जाए तो -5 हो जाएगी, मतलब बोट इधर ही जाती हुई नजर आएगी। तो आपका अप स्ट्रीम तो हुआ ही नहीं, ये पीछे तो गई नहीं। तो ऐसे केस में हमें ये समझ में आता है कि कभी भी जो बोट की स्पीड होगी हमेशा रिवर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी उसमें अपस्ट्रीम पॉसिबल है, अदरवाइज अपस्ट्रीम पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस डायरेक्शन में दौड़ लगाते हो 5 की स्पीड से और आपको पीछे कोई खींच रहा है 10 की स्पीड से, क्या होगा, आपकी 5 की स्पीड क्या हो जाएगी, ओवरकम होकर 5 की स्पीड उसको इस डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ लैट करेंगे तो लैट करने में आपको याद होना चाहिए कि स्टिल वाटर में लो चाहे आपका फ्लोइंग वाटर हो, जैसा मर्जी हो, आपको जो बोट की स्पीड होगी वो जो भी लैट करोगे वो हमारी ग्रेटर होगी बाकी रिवर की स्पीड से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, इसमें आप याद रखना कि जो स्टेप मैं लिखवा रहा हूँ आपको पहले, वो स्टेप तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, चाहे आप इस क्वेश्चन को करो चाहे आप और किसी भी क्वेश्चन को करो। ठीक है, मैं क्या लेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ, या बोल दे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें वही बात कर रहे हैं, रिवर जो भी है, रिवर की स्पीड जो है स्ट्रीम में ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई बोट की और ये स्पीड होगी रिवर की। अब बात करते हैं क्या कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू
x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, जो रिवर की स्पीड है और जो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अभी भी हमने करके दिखाया। उसी तरीके से स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, देखो रिवर की स्पीड अगर y है और बोट की स्पीड x है तो क्या होगा, इसमें से ये वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस वाई। तो क्या होगा, अपस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपका काम, ये काम हमेशा होगा, आप चाहे जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, आपका ये काम हमेशा होगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपके 2 केस बनेंगे। ठीक है, कितने केस बनेंगे आपके, 2 केस बनेंगे। मैं दोनों केस आपको बताता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, तो 2 केस क्या बनेंगे, देखो एक तो ये है कि वो 30 किलोमीटर क्या जा रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, और दोनों बार मिलकर टाइम कितना लिया, 10 आवर। तो अब देखो कि इसने टाइम क्या लिया होगा, इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज टू 10। ध्यान सुनो बच्चों, इसका टाइम और इसका टाइम मिला के कितना हो जाएगा, 10 आवर हो जाएगा। तो इस केस में आप देखो कि इसके लिए 30, यानी फॉर, मैं लिख रहा हूँ फॉर अपस्ट्रीम। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं और यहां पे फॉर डाउनस्ट्रीम की बात करूं, तो देखो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लेगा, देखो अपस्ट्रीम का टाइम लिख रहा हूं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस देखो कितना है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड देखो कितनी है, ये रही, तो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टाइम। और इस वाले में टाइम कितना लगेगा, तो देखो इसका भी टाइम, इसको आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको t1 ले लो। क्या ले लो, इसको t1, और इसको क्या ले लो, इसको आप t2 ले लो। क्या हो जाएगा, तो देखो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 44, और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। ठीक है, ध्यान सुनो बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने 2 केस बना लिए इसके कि अपस्ट्रीम में टाइम कितना लिया और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लिया, दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम हम ऐड कर देंगे। तो दोनों का टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस में t2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो 10 दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, चलिए ये आपका केस 1 था। ये क्या था आपका, केस 1। अब बात करते हैं केस 2 पे। अब आप कहोगे सर यहाँ भी 2 बना दिए और यहाँ भी केस 1 केस 2, बट ये जो केस 1 हमने किया, ये हमने किया पहले वाला, ये वाला पोर्शन। अब इसने बोला कि इन 13 आवर 13 घंटे लगे, इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द बोट इन अ स्टिल वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका, भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो दूसरे केस में क्या लें, भाई दूसरे केस में भी 2 बना लो। क्या, अप स्ट्रीम के लिए फॉर, और फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेगा, तो इसका भी t1 मान लें। भाई टाइम कितना लिया, तो देखो टाइम टोटल दिया हुआ है, पर्टिकुलर के लिए नहीं दिया। भाई 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 अपॉन में स्पीड कितनी है, देखो x माइनस वाई। इसी तरीके से t2 कितना हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस कितना चला, तो 55 अपॉन में स्पीड कितनी है, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो t1 प्लस में t2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये कितना होगा 40 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो आगे सॉल्यूशन है वो हमारा वही सॉल्यूशन हो गया जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको कराए। क्या कराया उसमें, मैंने आपको उसमें लेट करना सिखाया, और जैसे ही आप लेट करना सीख जाओगे, लेट करना समझ जाओगे, उसके बाद आगे का काम क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, जिससे क्या हो मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन बता सकूँ। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लो आप पहले। चलिए बच्चों,
तो इसमें अब क्या करना है आपको, इसमें लेट करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के अंदर जब आप इसकी बात कर रहे हो पहले की, तो आप देखो पहले में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 1 में x माइनस वाई। तो अब आपको 1 में x माइनस वाई को ही a लेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 में x प्लस वाई को b लेट करना पड़ेगा। कभी इसको मिक्स मत कर देना। अगर आपको ऐसी इक्वेशन नज़र आ रही है तो आप देखो कि यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई होना चाहिए। अगर ये उल्टा आपने लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना। आपको नज़र ही आ जाएगा कि ये अगर इधर लिख दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया, साफ साफ नज़र आ रहा है कि इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। क्या लेट करेंगे, तो भैया लेट मैंने कर लिया, लो जी कि लेट 1 में x माइनस वाई को मैंने ले लिया a, और 1 में x प्लस वाई को क्या ले लिया b। रख दो इक्वेशन में, क्या होगा, तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 40a 55b इज इक्वल टू 13। अब आप देखो, अब आप इसमें से किस चीज़ को इक्वल करना चाहोगे, ये आपकी इच्छा है। भाई मुझे आसानी लगती है कि मैं एक को इक्वल कर लूँ। कैसे इक्वल करूँ, तो आप देखो कि अगर मैं इस इक्वेशन को, भाई दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 120 इनका एलसीएम है, तो हम ऐसा करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेक कर लो पहले आप, ठीक है। आप चेक करे बिना आगे मत बढ़ा करो, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120a प्लस, इसको 4 से करेंगे तो कितना होगा 16 6 17 b इज इक्वल टू 40। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 120a प्लस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना होगा 150 160 165 b इज इक्वल टू, और ये जाएगा 39। कर दो क्या, जब भी साइन सेम होते हैं तो हमें करना होता सब्ट्रैक्शन, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये बेटर तरीके से आप सीख चुके हो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, डिवीजन में आपने बहुत किया है। ये हो गया ख़त्म। यहाँ से माइनस करें तो कितना आएगा 1 और 1 b 11b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 में 11। ध्यान समझ लेना बच्चों। चलिए आगे क्या है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 30a प्लस 44b, b की वैल्यू कितनी है 1 में 11 इज इक्वल टू 10। ये गया 4 पर, इसको उधर भेजो, कितना हो जाएगा 30a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 में 30, इसका मतलब 1 में 5, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो इसी तरीके से आपकी a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू आ गई 1/5। अब याद करो लेट क्या किया था हमने, देखो यहाँ मैंने लेट किया था 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो रख दो इसको। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया पर इजी है। अगर आपने एक बार ये बना ली इक्वेशन, उसके बाद आपको बहुत इजी है। आप हर इक्वेशन में क्या करते हो, आपने लेट किया, आपका आंसर आता है a और b का, और डायरेक्ट आपका x और y आ गया। यहाँ थोड़ा अलग है, क्या, जैसे ही आपने इसकी वैल्यू रखी कि 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू a। अब आप देखो कि 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, देखो 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन बन गई, अभी सॉल्यूशन तो मिला नहीं, एक और इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन देखो, तो 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू b, और b यानी 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, देखो 11। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकेंड यहाँ माना हुआ है। चलिए अब इसके बाद तो आपको इजी दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 ऐड करो, देखो y और y खत्म हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लो भाई, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8, और y की वैल्यू कितनी आई है 3, और x था क्या, x हमारा था स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट, और ये आपको मिल गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये स्पीड ऑफ बोट किस में है, ये है स्टिल वाटर में। किस में है, ये स्टिल वाटर के अंदर है ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके क्लास टेस्ट में। जब आपका इस स्कूल में अगर टेस्ट होता है
तो इस तरीके का क्वेश्चन एक ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। समझ में नहीं आया है, वीडियो आपके पास है, बार बार देखें, बार बार करें। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। तो मेरी मानो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके पास आरडी है, आपके पास और भी कई सारी बुक्स हैं, आप कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लो, गूगल कहीं से भी कर लो, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे और इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। इससे क्या हो, आपको तो हेल्प मिल ही रही है, साथ में आपके और फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। चलिए इसी के साथ गुड बाय बच्चों।